हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिसंबर 2022 के सेकेंड वीक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली डैश इज सेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नाइन्थ नेशनल पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाल ही में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे देश के नाइन्थ नेशनल पार्टी को घोषित किया है। कौन सी है वो नाइन्थ नेशनल पार्टी? ऑप्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आप, या फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो आप यहाँ पे इमेजेस देख सकते हैं जो आपको दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। ये हमारे कांग्रेस, ये नेशनल पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो अभी हाल ही में नाइन्थ जो नेशनल पार्टी घोषित किया गया है वो है आप। ठीक है, और बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं कि आप नेशनल पार्टी है कि स्टेट पार्टी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो ये आप पढ़ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1923 एट द एज ऑफ 35। आईएनसी की सभा में 1923 में जो हुआ था 1923 में, उस समय कौन प्रेसिडेंट था? और जो वो प्रेसिडेंट थे वो सबसे कम उम्र के आईएनसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, योमेश चंद्र बैनर्जी, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो आपका जो सही आंसर है वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो मात्र 35 ईयर्स के थे जब उनको आईएनसी का प्रेसिडेंट बनाया गया था 1923 में। तीसरा क्वेश्चन है, वर्टिकल रिजर्वेशन मींस। ऑप्शंस है डोमिसाइल रेसिडेंस, सेकेंड ऑप्शन है अप्लाइज सेपरेटली फॉर ईच ऑफ द ग्रुप स्पेसिफाइड अंडर द लॉ, एग्जाम्पल एससी, एसटी या ओबीसी, थर्ड है इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी, या फोर्थ है बिलोंगिंग टू फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि वर्टिकल रिजर्वेशन किसको कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, आपको पता है जब रिजर्वेशन दिया जाता है ऑन द बेसिस कि वो एससी के है, एसटी के है या ओबीसी के है, तो उस रिजर्वेशन को कहा जाता है वर्टिकल रिजर्वेशन। तो इसका आंसर है बी, आपका आंसर सही है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसको कहा जाता है? जब रिजर्वेशन इस बेसिस पे दिया जाए कि जैसे कि विमेन को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, या फिर जो वेटरन्स होते हैं उनको दिया जा रहा है, या फिर जो पीपल होते हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आते हैं उनको दिया जा रहा है, या फिर जो पर्सन है जिनको डिसेबिलिटी है उनको दिया जा रहा है। तो ये जो है रिजर्वेशन वो कहलाती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। और वर्टिकल रिजर्वेशन आपको पता चल गया, एससी, एसटी, ओबीसी वाला जो रिजर्वेशन है वो होती है वर्टिकल रिजर्वेशन। और यहाँ पे जो मानचित्र मतलब मैप जो लगाया गया है वो उत्तराखंड का है। यहाँ पे उत्तराखंड का मैप लगाने के पीछे मेरा रीजन है कि अभी हाल ही में एक बिल पास हुआ है जिसमें कि 30% जो रिजर्वेशन है वो विमेन को दिया जाता है इन पब्लिक सर्विस में जो पोस्ट होती हैं उसमें। तो 30% जो सीट्स है वो रिजर्व हो गया है विमेन के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब, जिसको डीईएच के नाम से जाना जाता है, कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो ऑप्शन है आपके पास एमएसएमईज, या फिर कॉर्पोरेट अफेयर्स, या फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या फिर टूरिज्म। तो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो ये आती है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो उसी तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके भी एक इनिशिएटिव लाया गया है जो कि ओडीओपी के नाम से भी जाना जाता है। तो वो किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो एक जगह है एक्सपोर्ट हब जहाँ पे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का रोल प्ले, मतलब मिनिस्ट्री रोल प्ले करती है, और दूसरा है ओडीओपी। फिफ्थ क्वेश्चन, इंडिजीनियस टीबी डिटेक्शन किट प्रोड्यूस्ड बाय पुणे बेस्ड माई लैब इज। इंडिया का पहला टीबी डिटेक्शन किट बनाया गया है जिसको प्रोड्यूस किया है पुणे बेस्ड कोई कंपनी है या लैब है, जो कि जिसका नाम है माई लैब। तो उसका क्या नाम है? पहला ऑप्शन है पैथो डिटेक्ट, दूसरा है कोवी रैप, तीसरा है एम्प्टी किट, या फिर चौथा है इजी क्विक किट। तो इसका जो सही जवाब है वो है पैथो डिटेक्ट किट। ये है इसका आंसर, को पैथो डिटेक्ट किट। सिक्स क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंकरेजेस द कल्टीवेशन ऑफ सीबक थॉर्न। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
कल्टीवेशन में हेल्प करती है सीबक थॉर्न के। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लांट? तो क्यों करती है, क्या इम्पोर्टेंट रोल है इस प्लांट का? पहला, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके बाद आपको उसमें से ऑप्शन चुनना है। पहला है इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन एंड इन प्रिवेंटिंग डिजर्टिफिकेशन। दूसरा है इट इज रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल। या फिर इट हैज न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड इज वेल अडेप्टेड टू लिव इन कोल्ड एरियाज ऑफ हाई आल्टीट्यूड्स। या फोर्थ है इट्स टिम्बर इज ऑफ ग्रेट कमर्शियल वैल्यू। तो जो इसका आंसर है वो है कि ये एक सॉइल इरोजन में हेल्प करती है और डिजर्टिफिकेशन को बचाती है, मतलब कोई भी एरिया डिजर्ट ना बन जाए उसको बचाती है। और दूसरी है कि ये इसकी बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू है और ये कोल्ड एरियाज ऑफ हाई एल्टीट्यूड में रहती है, मतलब उगते हैं ये प्लांट। तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास, आपको पता चल गया कि ये डिजर्टिफिकेशन वाला सही है और ये सही है न्यूट्रिशनल वैल्यू और कोल्ड एरियाज वाला। तो आपको पता चल गया इससे कि आपका ऑप्शन सी सही है। 7th क्वेश्चन है व्हाट इज टू अफ्रीका पर्ल्स? अब टू अफ्रीका पर्ल्स के नाम से अगर आप सुनते हैं तो आपको क्या समझ में आता है, क्या होगा ये? क्या ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबसी केबल सिस्टम है, या फिर ये पर्ल्स फाउंड इन अफ्रीकन कोस्ट, या फिर ये एक डेलिकेसी है अफ्रीका की, या फिर ये एक एक्वेटिक एनिमल? तो आप सोच सकते हैं और इसका जो सही जवाब है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सब सी केबल सिस्टम है, जो कि अब इंडिया में भी आने वाली है। और ये इंडिया में आ जाती है तो ये 3 कॉन्टिनेंट को जोड़ेगी एक साथ, जो कि आपको इस मैप में दिख रहा होगा, यूरोप, अफ्रीका और एशिया को। ठीक है, तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सब सी केबल सिस्टम है। 8th क्वेश्चन है इंडिया एंड इंडोनेशिया आर को डेवलपिंग। इंडिया और इंडोनेशिया जो है वो को डेवलप कर रहे हैं कुछ। क्या चीज को वो को डेवलप कर रहे हैं? कोई पोर्ट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो क्या वो सबंग पोर्ट है एके प्रोविंस का, या फिर वो चाहबार पोर्ट है, या फिर वो हैम बनोटा पोर्ट है, या फिर वो पारादीप पोर्ट है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सबंग पोर्ट इन एके प्रोविंस। ये इंडोनेशिया में ही है एके प्रोविंस, और यहाँ पे इंडिया और इंडोनेशिया वहाँ पे पोर्ट बना रहे हैं। आपको चाहबार पोर्ट के बारे में आपको पता होगा कि ईरान में इसको बनाया जा रहा था, जिसमें कि इंडिया भी रोल प्ले कर रहा था। आप थोड़ा सा अपने करंट अफेयर्स को सही करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और हैम बनोटा पोर्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि एक श्रीलंका में एक पोर्ट है जिसको कि चाइना ने हेल्प किया बनाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है IUCN स्टेटस ऑफ इंडियाज डंकी इज। अब आपको पता है कि इंडिया में डोंकी पाए जाते हैं, तो उसका IUCN स्टेटस क्या है? क्या वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, या फिर वो एक्सटिंक्ट है, या फिर वो नियर थ्रेटेंड है, या फिर वो वल्नरेबल है? तो इंडिया में जो डोंकी पाए जाते हैं वो आपको पता है कि काफी सारे मतलब बोझा उठाने के लिए बेसिकली उनका यूज किया जाता है। धोबी लोग यूज करते हैं, या फिर इस तरह के जहाँ पे ईंटें बनती हैं जो फोटो में दिया हुआ है उस तरीके से केस में यूज किया जाता है। तो उनका जो IUCN स्टेटस है वो नियर थ्रेटेंड है, वो बहुत जल्दी उनको इतना मतलब ऐसे यूज किया जा रहा है कि अब विलुप्त होने वाले हैं, वो विलुप्त हो सकते हैं नियर फ्यूचर में। तो वो उनकी जो स्टेटस है वो है नियर थ्रेटेंड। 10th क्वेश्चन है एन एक्सपेरिमेंटल मिशन टू चेक इफ ओरियन capsule can be trusted to ferry humans to the moon and back in future mission is. It is the first in a series of missions planned to take human back to the moon. ये पहला मिशन था जिसमें ये देखा जा रहा था कि क्या आप पृथ्वी से इंसान को ले जा सकते हैं मून पे और दोबारा उनको पृथ्वी पे ला सकते हैं। कुछ समय वहां पे वो रिसर्च के लिए बिताएंगे और ऐसा। तो ये फ्यूचर मिशन मतलब ओरियन कैप्सूल के साथ ये एक्सपेरिमेंटल मिशन किया गया था। तो इसमें से इसका नाम क्या है? चंद्रयान, ओमोतेनाशी, या फिर चैंग, या फिर नासा का आर्टेमिस 1 मिशन? तो इसका जो सही आंसर है वो है नासा का आर्टेमिस 1 मिशन। ठीक है। 11th क्वेश्चन है बाय एन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021 the definition of Manipuri language in the official language act was
मॉडिफाइड एज, आपको पता है कि मणिपुरी लैंग्वेज जो इंडिया के दो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है उसमें एक मणिपुरी भी आती है, 22 लैंग्वेजेस है आई। तो उसमें मणिपुरी भी आती है, तो उसको मॉडिफाई कर दिया गया है कि कौन सी लैंग्वेज में उसको मॉडिफाई किया गया है, बोडो, मेती, बर्मीज या फिर संथली। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेती। 12th क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन आर्मी हैव क्लैश्ड विद चाइनीज ट्रूप्स इन द, अभी अभी इंडियन आर्मी और चाइनीज के जो ट्रूप्स है उसके बीच में क्लैश हुआ है, तो वो कहाँ हुआ है? नाथुला पास जो कि सिक्किम में है, या फिर तवांग सेक्टर इन अरुणाचल प्रदेश, या फिर पैंगोंग सो इन ईस्टर्न लद्दाख, या फिर शिपकिला पास इन हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है तवांग सेक्टर इन अरुणाचल प्रदेश। अभी हाल ही फिलहाल में क्लैशेस हुई है, और आपको पता होगा कि पैंगोंग सो के साथ क्लैश हुई थी वहां पे 5 मई 2020, जब कोविड के लॉकडाउन में हम लोग थे तब उस टाइम पे हुआ था। ठीक है। 13 क्वेश्चन है, नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टलेशन, जिसको नाविक के नाम से कहा जाता है, कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सैटेलाइट्स। आपको पता है कि अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है इंडिया के पास, जिसको नाविक कहा जाता है, इसमें कितने सारे सैटेलाइट्स हैं? 15, 11, 7 या 8? तो इसका जो आंसर है वो है 7 सैटेलाइट्स। और जो सैटेलाइट्स है वो दो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करती है फिलहाल तक, L5 और S, और शायद अब L1 करके भी फ्रीक्वेंसी है, वो भी इसमें जुड़ने वाला है। अभी हाल फिलहाल में ऐसे कुछ न्यूज़ आया है, जब वो हो जाएगा या फिर जब मैं कंफर्म हो जाऊंगी तो मैं उसको ऐड कर सकती हूँ। 14th क्वेश्चन है, हु एडिटेड न्यूज़पेपर वंदे मातरम। वंदे मातरम नाम का न्यूज़पेपर को कौन एडिट करता था? अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो आंसर है वो है अरबिंदो घोष। और इनके जो कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं, उन्होंने द लाइफ डिवाइन और द सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल, ये उनके कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं। 15 क्वेश्चन है, IUCN इज क्रिएटेड इन 1948 एंड हेडक्वार्टर्ड इन। 1948 में IUCN का गठन हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में, न्यूयॉर्क में, स्विट्जरलैंड में या फिर जिनेवा में? तो इसका जो आंसर है स्विट्जरलैंड। आपको पता है IUCN कैटेगरी निकालती है किसी भी प्लांट या एनिमल स्पीशीज के लिए कि वो नियर थ्रेटेंड है या फिर एक्सटिंक्ट है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जैसे कि हमने अभी इंडियन डॉगी के केस में देखा कि वो नियर थ्रेटेंड है। ठीक है, तो ये जो निकालती है वो IUCN ये लिस्ट निकालती है कि किस कैटेगरी में क्या रखना है, मतलब वो ऑब्वियसली उसके पीछे सर्वे करती है, बहुत रिसर्च होता है। 16 क्वेश्चन है, a non-performing asset is a loan or advance for which the principal or interest payment remain overdue for a period of dash days। आपको पता है जब कोई लोन लिया जाता है या फिर एडवांस लिया जाता है बैंक से, और उसको वो वापस नहीं किया जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट या फिर प्रिंसिपल, कितने दिन के मतलब कितना दिन का पीरियड होता है कि उस उतने दिन में अगर उसको वापस नहीं किया गया या फिर प्रिंसिपल कुछ भी, एक किश्त होती है कि आप धीरे धीरे करके आप किश्त देंगे, तो उतने दिन में शुरुआत नहीं होती है तो या फिर नहीं दिया जाता है तो उसको NPA घोषित किया जाता है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो कितना दिन का पीरियड होता है? 150 डेज, 90 डेज, 120 डेज या फिर 75 डेज? तो इसका आंसर है वो है 90 डेज के। 17 क्वेश्चन है, अंकोर वट सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है, कंबोडिया में है ये 12th सेंचुरी में बनाया गया था। किसने बनाया था इसको? अनंतवर्मन, सुखपा, आर्यवर्मन या सूर्यवर्मन टू? इसका जो सही आंसर है वो है सूर्यवर्मन टू। और अनंतवर्मन ने क्या बनाया था? अनंतवर्मन ने बनाया था जगन्नाथपुरी में जो टेम्पल है, पुरी में जो टेम्पल है जगन्नाथ भगवान जी का, वो अनंतवर्मन ने बनाया था। और सुखपा, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने सुखपा के बारे में बात की थी, जो कि अहोम डायनेस्टी के फाउंडर थे।
असम में ओम डायनेस्टी के फाउंडर थे। 18th क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूएस मिलिट्री फॉर्मली लॉन्च्ड अ स्पेस फोर्स यूनिट। हाल ही में यूएस की मिलिट्री ने एक स्पेस फोर्स यूनिट बनाया है। कहाँ पे? इजराइल में, इंडिया में, साउथ कोरिया में या फिर यूएई में? तो इसका जो सही आंसर है वो है साउथ कोरिया। 19th क्वेश्चन है, CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस इज द कलेक्टिव नेम ऑफ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया अंडर द, इस किस मिनिस्ट्री के अंदर CAPF आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? तो जो इसका सही आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और आपको पता है हमारे होम मिनिस्टर कौन है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, ठीक है। एरोनॉमी रिफर्स टू, एरोनॉमी क्या मतलब है? एरोनॉमी का स्टडी ऑफ एरोडायनेमिक्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अपर एटमॉस्फेरिक रीजन्स ऑफ द अर्थ एंड अदर सोलर सिस्टम बॉडीज, या फिर स्टडी ऑफ एरेशन ऑफ सॉइल, या फिर स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर? तो एरोनॉमी का जो मतलब है वो है कि अपर एटमॉस्फेरिक रीजन जो है अर्थ का और अदर सोलर बॉडीज का, उसकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको एरोनॉमी बोलते हैं। तो आपको पता चल गया इससे, बी आंसर है इसका। 21st क्वेश्चन है, द यूएन हैज रिकॉग्नाइज्ड dash as one of the top 10 world restoration flagship aimed at reviving the natural world during a function at the 15 to the Convention of Biodiversity in Montreal, Canada on World Restoration Day, that is on 14th December। तो अभी हाल में ही आपको लास्ट वीक के क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि COP15 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया जा रहा है, तो वो था, उसका आंसर था मॉन्ट्रियल कनाडा में। और अभी हाल में ही यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स, उसमें से इंडिया का आया है। इसमें से ऑप्शंस आपको चुनने हैं, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, या फिर नमामि गंगे, या फिर स्वच्छ भारत अभियान, या फिर अर्थ गंगा। तो आंसर जो है ये है नमामि गंगे, जो इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि 2014 में शुरू हुआ था। उसको टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स में मतलब उसको टॉप 10 में शामिल किया गया है। और अर्थ गंगा जो है वो 2019 में शुरू किया गया है विद अ फोकस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिवर गंगा। गंगा जी के मतलब गंगा जी से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी उससे जो भी मतलब फोकस करेगा वो है अर्थ गंगा इनिशिएटिव। 22nd क्वेश्चन जो है, गमोसा ऑफ डैश हैज गॉट जीआई टैग। अभी हाल ही में बहुत सारे स्टेट के बहुत सारी चीजों को जीआई टैग मिला है, तो उसमें एक है गमोसा। गमोसा क्या है? गमोसा जो है ये इस तरह का फैब्रिक है जो आपको दिख रहा होगा, इस तरह का फैब्रिक है। और ये उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल या छत्तीसगढ़ कहाँ का है ये? तो इसका जो सही आंसर है वो है असम, और इसको जीआई टैग मिला है। और हाल फिलहाल में तंदूर रेड ग्राम, कोई रेड ग्राम है तेलंगाना का, उसको मिला है। एक एप्रिकॉट है लद्दाख का, राक्से कार्पो एप्रिकॉट, या फिर अलीबाग का वाइट अनियन जो होता है सफेद वाला प्याज महाराष्ट्र में, उसको मिला है। तो ये जो जोग्राफिकल इंडिकेशन जो मिलते हैं ऑफ गुड्स, ये एक्ट आया था 1999 में, ठीक है। और इससे ये देते हैं जीआई टैग। और इसको कौन करता है? इट इज गवर्न एंड डायरेक्टेड बाय द WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स। ट्रिप्स आपको पता है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक। तो गमोसा जो है इसको, ये असम का है। 23rd क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया। अब आपसे पूछा जाता है कि इंडिया में तो इतने सारे ट्राइब्स है, तो सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स कौन सा है? ये जो मैप है ये बता रहा है कि किस स्टेट में कितने ट्राइबल पॉपुलेशन या एसटी पॉपुलेशन है, ठीक है। ट्राइबल पॉपुलेशन मतलब एसटी पॉपुलेशन। तो आपको दिख रहा होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कितने ज्यादा यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इवन लक्षद्वीप में भी इधर काफी ज्यादा दिखाया जा रहा है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो विच इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया? तो पहला है संथल, गोंड, भिल या मुंडा। तो इसका जो सही आंसर है वो है भिल।
24th क्वेश्चन है द स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड एसएफसी which operates the Agni 5 carried out the test from APJ Abdul Kalam Island of the coast of अभी हाल ही में अग्नि 5 का टेस्ट किया गया तो वो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया। तो ये जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है वो कहाँ पे है, कौन सी स्टेट के कोस्ट में है, केरला में, केरला के, उड़ीसा के, या फिर आंध्र प्रदेश के, या फिर तमिलनाडु के। तो ये जो है उड़ीसा के कोस्ट पे है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है। और जो अग्नि मिसाइल्स है ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स है। अभी अग्नि 1 2 3 बन चुका है, अब 5th बन रहा है। और ये बनाता कौन है, डेवलप कौन करता है, डीआरडीओ। उनका एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसको आईजीएमडीपी कहा जाता है। और जो ये स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड के बारे में बात कर रहे हैं ये एक ट्राई सर्विस फॉर्मेशन है, मतलब उसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स तीनों लोग मतलब इस सर्विस में पार्ट लेते हैं अंडर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ठीक है। और जो ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है इसकी जो काउंसिल होती है उसको पीएम हेड करते हैं। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है इंडिया के वो भी करते हैं जो कि है अजीत डोवल। ठीक है। तो इसको हेड करते हैं वो। तो उड़ीसा के कोस्ट पे किया गया है। 25th क्वेश्चन है ट्विटर हैज सस्पेंडेड द अकाउंट ऑफ सेवरल जर्नलिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अकॉर्डिंग टू इट्स ओनर एलन मस्क दिस वाज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स न्यू एंटी डॉक्सिंग पॉलिसी। व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्सिंग। ठीक है। तो हाल ही में कुछ जर्नलिस्ट के अकाउंट को सस्पेंड किया गया है एलन मस्क के द्वारा, ट्विटर के द्वारा। तो उनका कहना है कि एंटी डॉक्सिंग पॉलिसी जो नया लाया है उनके द्वारा उन्होंने उनको सस्पेंड किया अकाउंट। तो डॉक्सिंग क्या है, डॉक्सिंग इज द रिवीलिंग ऑफ समवन्स इंटीमेट इंफॉर्मेशन विद हैरेसमेंट एज द इंटेंट, या फिर है ऑनलाइन बेटिंग, या फिर कुछ ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड है, या फिर एक हैकिंग सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है ना, इसका आंसर है इसका डॉक्सिंग इज द रिवीलिंग ऑफ समवन्स इंटीमेट इंफॉर्मेशन। आप उनके परमिशन के बिना ये परमिशन लीक कर देते हैं, जैसे कि लोकेशन से रिलेटेड था कुछ यहाँ पे कि लाइव लोकेशन आप किसी के बिना परमिशन से आप शेयर कर दे रहे हैं। तो ये सब चीजें डॉक्सिंग के केस में आता है। 26 क्वेश्चन है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वॉज डेवलप्ड इन 1984 बाय। ठीक है। यूके में डेवलप किया गया था डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो किसने डेवलप किया था, मैडम क्यूरी ने किया था, जगदीश चंद्र बोस ने किया था, एलेक जेफरीज ने किया था, या फिर कैरी मुलीस। तो इसका आंसर है एलेक जेफरीज। और कैरी मुलीस ने क्या किया था, क्या डेवलप किया था, पीसीआर। ठीक है। 27 क्वेश्चन है इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, मोरक्को एंड नेपाल will co-chair the dash to promote accountability for crimes against peacekeepers। अभी 5 देश आगे आए हैं और एक कुछ उन्होंने बनाया है एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन या छोटा सा कुछ ग्रुप टाइप का जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, मोरक्को और नेपाल है। तो वो क्या है, उसका नाम क्या है। तो वो प्रमोट करेंगे कि हाँ क्राइम्स, कोई भी क्राइम्स है जो कि मतलब शांति भंग करने वाला जो भी क्राइम्स है उसको देखेंगे वो। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, लंदन क्लब है, ग्रुप ऑफ नेशंस है, या फिर जेनेवा ग्रुप है। तो इसका जो सही आंसर है ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। 28th क्वेश्चन है वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम। पहला पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा हेल्थ एश्योरेंस स्कीम क्या है, उजाला, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, या फिर पीएम उज्ज्वला योजना। तो इसका जो सही आंसर है, नाम सुन के आपको पता चल गया होगा कि इसका जो सही आंसर है वो है आयुष्मान भारत पीएम जन योजना आरोग्य योजना, जिसको कि पीएम जय के नाम से भी जाना जाता है। उजाला के बारे में आपको पता है, इसमें एलईडी बांटा जाता है पूरे एरिया में कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो। डिजिटल मिशन डिजिटल से रिलेटेड है, और उज्ज्वला जो है वो एलपीजी से रिलेटेड है। ठीक है।
और इसको लॉन्च किसने किया था? पीएमजे को लॉन्च बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर, ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन 2018 में किया गया था इसको। 39 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूट्स 5 प्राण ऑफ अमृत काल। अब भी आपको पता है कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोगों ने कर लिया है, ये 75वां साल गिरा था, तो अब हमारा जो अमृत काल है उसमें 5 प्राण क्या लिया गया था, 5 प्लेजेस, मेकिंग अ डेवलप्ड इंडिया, रिमूविंग द कॉलोनियल माइंडसेट, टेकिंग प्राइड इन आवर रूट्स, या फिर टेकिंग प्राइड इन आवर यूनिटी, या फिर इनकलकेटिंग अ सेंस ऑफ ड्यूटी अमॉन्ग सिटीजन। इसको जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, इस पांचों के पांचों 5 प्राण है अमृतकाल के। 30th क्वेश्चन है, हु रोड द बुक अष्टध्यायी। अष्टध्यायी जो बुक है वो किसने लिखी थी? पिंगला, पनिनी, विलियम जोन्स, या फिर कालिदास ने। तो इसका जो सही आंसर है वो पनिनी है, और ग्रामरियन है वो, बहुत बड़े संस्कृत के, और ये जो बताती है किताब वो एक्सप्लेन करती है द साइंस बिहाइंड संस्कृत। ठीक है। 31st क्वेश्चन है, डैश बिकम्स फर्स्ट पेमेंट गेटवे टू सपोर्ट क्रेडिट कार्ड्स ऑन यूपीआई। यूपीआई में आप पैसे ट्रांसफर करते हैं या फिर पेमेंट करते हैं जो, तो आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। कहीं मान लीजिए कि आपको कुछ खरीदना है, ठीक है, तो मोस्टली क्या होता था पहले कि आप अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड, मतलब जो लिंक यूपीआई है वहां से आप सीधे बैंक अकाउंट से पैसे दे देते थे कुछ भी खरीदने थे। तो अब क्या करते हैं कि आप उससे लिंक कर लेंगे अपने क्रेडिट कार्ड को भी, और आप सीधे सीधे अपने क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई से पैसे दे सकते हैं, भेज सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, आप जो मन करे कर सकते हैं। तो कौन सा पेमेंट गेटवे है? बिलडेस्क, रेजर पे, पेमेंट पेटीएम, या फिर मोबिक्विक। ऑप्शन है आपके, बिल डेस्क, रेजर पे, पेटीएम, या फिर मोबिक्विक। तो इसका जो आंसर है वो है रेजर पे। ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। कीप लर्निंग।